हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं तुम्बाड़ मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एनिमेशन के जरिए हमें अस्तर के बारे में डिटेल्स में बताया जाता है। पूर्ति की देवी जो कि अनंतीन सोने और अनाज का प्रतीक है, और ये पृथ्वी इनकी कोख। देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, जिसमें उनकी सबसे पहली संतान थी अस्तर। देवी को अपने पहले संतान अस्तर से बहुत प्यार था, लेकिन अस्तर बहुत ही लालची था। उसे देवी का सारा सोना और अनाज पाना था। उसने अपनी मनमानी से देवी का सोना तो उठा लिया, मगर जैसे ही वो अनाज की ओर बढ़ा, तभी बाकी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया, और इस हमलों से वो मरने ही वाला था। तभी देवी ने उसको बचा लिया, पर उसको बचाने की एक शर्त थी कि आज के बाद अस्तर को कभी भी पूजा नहीं जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कई युग बीत गए। अस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा, मगर एक दिन तुम्बाड़ के पूर्वजों ने सोने की लालच में आकर अस्तर का मंदिर बनवा डाला, और तभी से देवी देवताओं का श्राप तुम्बाड़ पर बरसने लगा। तभी से तुम्बाड़ में हर मौसम बारिश ही रहती। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है 1918, तुम्बाड़ गांव, भारत। अगले सीन में हमें दो बच्चे दिखाई पड़ते हैं, सदाशिव और विनायक। और विनायक की माँ और सरकार, जो कि एक जमींदार था। और विनायक की माँ, उसकी पत्नी, वो उसके साथ सोने की लालच में रह रही थी। अगले सीन में हमें विनायक की दादी को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। एक दिन सरकार की आपातकालीन मृत्यु हो जाती है, और ये परिवार अगले ही दिन तुम्बाड़ छोड़कर पुणे जाने की बात करते हैं। तभी विनायक अपनी माँ से कहता है, हम दादी से सोने का रहस्य पूछेंगे कि सोना कहाँ है। पर उसकी माँ इसके उत्तर में कहती है कि नहीं, सरकार अपनी पूरी जिंदगी वाड़े में सोना ढूंढता रहा, मगर उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो जानती थी कि इस सोने की लालच में ही उसकी दादी का क्या हाल हुआ था। तभी सदाशिव एक ऊंची डाली से गिर जाता है, और उसका सर पत्थर के पर लगने से फट जाता है। विनायक की माँ उसे पास के ही एक वैद्य के पास लेकर जा रही थी, और विनायक को घर पे ही छोड़ा अपनी दादी को खाना खिलाने के लिए। और वो कह के गई कि अगर दादी परेशान करे तो दादी सो जा, वरना अस्तर आ जाएगा। ये मंत्र बोल के उसको सुला देना। विनायक राव अपनी दादी को खाना खिलाने के लिए गया, तभी दादी ने उसको सोने की लालच देकर अंदर बुलाया, और उसके पैर पे बेड़ियाँ बांध दी और उसको अपने कमरे में ले गई। इसी बीच वो दादी को सुलाने वाला मंत्र भूल चुका था, और उसकी दादी बहुत ही भयंकर दिख रही थी, और वो आज विनायक राव को खाने की बात कर रही थी। तभी उसको पंक्ति याद आ जाती है, और वो अपनी दादी को सुला देता है। इसी बीच सदाशिव के रास्ते में ही मौत हो जाती है, और उसकी माँ बिल्कुल टूट जाती है, और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके वो वापस विनायक को लेने आती है, और वो लोग तुम्बाड़ छोड़ के चले जाते हैं। और उसकी माँ विनायक को कसम देती है कि आज के बाद वो कभी भी तुम्बाड़ में ना आए। यहीं पे ये पहली स्टोरी एंड होती है। दूसरी स्टोरी में हमें 15 साल के बाद दिखाया जाता है। अब विनायक राव जवान हो चुका था, और वो अपने गांव तुम्बाड़ वापस आता है, और वो अपने पुराने घर में जाता है और अपनी दादी को ढूंढने लगता है। तभी उसको एक धड़कता हुआ दिल दिखता है, जो कि उसकी दादी का था। उसकी दादी के पेट में से पेट निकल आया था, जिसने पूरे घर को बर्बाद कर दिया था। वो अपनी दादी से पूछता है कि सोना कहाँ है। उसकी दादी उसको बोलती है कि अगर वो उसको जला के मुक्ति दे देगा तो वो उसको सोने का राज बता देगी कि सोना कहाँ पे छुपा है। और ऐसा ही होता है। विनायक राव सोने की लालच में आकर अपनी दादी को
मुक्ति दे देता है, उनको जला देता है। और दादी भी उसको सोने का रास्ता देती है। और तब से विनायक राव 7-8 महीने उस वाड़े में छानबीन करते हैं और आखिर में उसको खजाना मिल जाता है। उसके बाद हमें दिखाई देती है विनायक की पत्नी और मुनीम। वो मुनीम के पास जाता है। उसने मुनीम से कुछ पैसे उधार लिए थे, इसलिए वो मुनीम को एक सोने की मुद्रा देता है। एक सोने की मुद्रा 100 रुपये की होती है और वो उसको और 3 मुद्राएं बेच देता है। वो बार बार तुम्बाड़ जाने लगता है और सोना लाने लगता है। और इधर दूसरी तरफ मुनीम को भी एक ज़मीन खरीदनी थी, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। और इसीलिए वो विनायक के साथ पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखता है। इस प्रस्ताव को विनायक राव तुरंत ही ठुकरा देता है और इसीलिए मुनीम विनायक के पास एक लड़की छोड़ के जाता है, ताकि वो खुद तुम्बाड़ जाके सोना ला सके और विनायक इधर लड़की के साथ बिजी रहे। लेकिन वो लड़की पैसे लेकर विनायक को सब सच बता देती है और विनायक भी वहाँ पे पहुँच जाता है। और विनायक कुएं में उतरता है और कुछ देर बाद वह सोने की कुछ मुद्राएं लेकर बाहर निकलता है। और ये सब मुनीम चुपके से देख रहा था। और थोड़ी देर बाद विनायक के जाने के बाद मुनीम भी उस कुएं में उतरता है। उसको नीचे उतरते ही देवी की एक तस्वीर दिखती है, जिस दरवाजे को वो खोलता है और अंदर जाता है। वो अंदर से बहुत ही लाल लाल था और हिल भी रहा था, मानो किसी मनुष्य के अंदरूनी शरीर। और वहाँ पे एक टिफ़िन बॉक्स रखा हुआ था। मुनीम उस टिफ़िन बॉक्स को खोलता है और उसमें से आटे की गुड़िया बाहर निकलता है। तभी वहाँ पे एक परछाई दौड़ने लगती है और वो मुनीम को उठा के ले जाती है। और थोड़ी देर बाद विनायक राव वहाँ पे वापस आ जाता है और वो हंसतर हंसतर कह के चिल्लाने लगता है। और तभी वहाँ पे हंसता आ जाता है। इस सीन में हम पहली बार हंसतर को देखते हैं। आप में से कई लोग कंफ्यूज हो गए। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हंसतर को श्राप था कि वो अनाज को छू नहीं सकता, क्योंकि वो अनाज को छुएगा तो वो भस्म हो जाएगा। इसीलिए विनायक वहाँ पे पहले तो आटे से एक घेरा बना था और फिर उसको आटे से बनी गुड़िया बाहर से फेंक कर देता, क्योंकि वो गुड़िया उसे विनायक राव ने दी है, इसलिए वो उसको खा सकता था, मगर वो उस आटे की रेखा को पार नहीं कर सकता था। इसी बीच विनायक राव उस थैली को तोड़कर उसमें से सोने के सिक्के को चुरा लेता था। और ऐसे ही करके वो वापस घेरे में चला जाता। और जब तक वो खाता तब तक वो विनायक राव रस्सी चढ़कर वापस से बाहर निकल जाता था और हस्तर अंदर के ही अंदर ही रह जाता था। मगर मुनीम को हस्तर ने छू लिया था, इसलिए वो भी अब उसकी दादी की तरह हो गया था। इसलिए विनायक राव ने बाहर निकलने से पहले मुनीम की शरीर को आग लगा दी और उसको मुक्ति दे दी। और उसके बाद हमें दिखाई जाता है फाइनल चैप्टर 1947। अब भारत आज़ाद हो चुका था, इसीलिए वो वाड़ा भी अब भारत सरकार के पास जाने वाला था। इस सीन में हमें विनायक राव के 3 बच्चे दिखाए जाते हैं, 2 लड़की और 1 लड़का। उसका लड़का एक पैर से थोड़ा अपाहिज होता है, इसीलिए वो विनायक राव जितनी तेज रस्सी नहीं चढ़ पाता। और विनायक राव भी अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसको अपने बेटे को ट्रेनिंग देनी थी। एक दिन वो अपने बेटे को अपने साथ तुम्बाड़ लेके गया, ताकि वो उसको सब दिखा सके कि वो कैसे ये सोना लाता है। उसको उसने आटे की गुड़िया बनाना सिखाया, मगर उसको अंदर ले जाने से मना किया और वहीं पे फेंक दिया। उसने दी कि कूप में जाके आटे से घेरा बनाया और उसमें सब कुछ दिखाने लगा। तभी विनायक राव का बेटा अपने साथ आटे की गुड़िया लेकर आ गया था
और तभी वहाँ पर हस्तर आ जाता है और हस्तर को देखकर विनायक राव बहुत ही डर जाता है और अपने बेटे के साथ वापस रस्सी चढ़ने लग जाता है। और तभी विनायक राव का बेटा उस सोने की पोटली को तोड़ देता है और उसमें से कुछ सिक्के चुराने में कामयाब रहता है। मगर विनायक राव अपने बेटे को बहुत पीटता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी उसका बेटा वहाँ पे वो आटे की गुड़िया लेकर आया था। मगर उसका बेटा बहुत खुश था क्योंकि उसने सोने के सिक्के चुरा लिए थे और उसको इतनी कम उम्र में भी लड़कियाँ चाहिए थी। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि उसका बेटा उससे भी बड़ा लालची था। अब एक हफ्ते के बाद वो वाड़ा उनसे छीनने वाला था, इसलिए विनायक राव बहुत ही चिंतित था। मगर तभी उसके बेटे ने आकर उसको एक आइडिया बताया कि वो लोग हस्तर के लिए एक नहीं बल्कि बहुत सारी आटे की गुड़िया लेकर जाए और एक जब वो खा ले तब दूसरी फेंके और तब तक वो उस सोने की पूरी पोटी को ही चुराने का प्लान बना रहे थे। इस आइडिया को सुनकर विनायक राव भी बहुत ही खुश हुआ और अगले ही दिन वो दोनों बाप बेटे तुम्बाड़ की ओर निकल पड़े। वहाँ पे बहुत सारी गुड़िया निकाली तो बहुत सारे हस्तर भी आ गए। यह देखकर विनायक राव का बेटा घबरा गया और बेहोश हो गया। तभी विनायक राव ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने शरीर पर सारी आटे की गुड़िया बांध ली और धीरे धीरे रस्सी चढ़ने लगा और सारे हस्तर भी उसके पीछे भागने लगे। उन हस्तरों ने विनायक राव को छू तो लिया था, मगर जैसे ही वो लोग बाहर निकले तभी आटे की एक और रेखा थी जिससे छूने से सारे हस्तर वहीं के वहीं जल गए और भस्म हो गए। इतनी देर में विनायक राव के बेटे को होश आता है और वह उस रस्सी से बाहर निकलने में कामयाब रहता है। तभी वो देखता है कि उसके पिता की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। उनको हस्तर ने छू लिया था, इसीलिए वो भी अब राक्षस जैसे बन गए थे। मगर इतने में भी वो पोटली चुराने में सक्षम रहता है, इसीलिए वो अपने बेटे को पोटली देता है। मगर उसका बेटा समझ चुका था कि ये उसकी लालच की वजह से होता है और वो अपने पिता को आग लगा देता है। यहीं पे ये स्टोरी समाप्त होती है और ये